देखो, आज का टॉपिक रहेगा एडवांस अकाउंटिंग में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट की बात करेंगे। देखिए, जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अपने डिविजन्स जो हैं वो अलग अलग डिवाइड करके रखते हैं, यानी उनके काफी सारे डिविजन्स होते हैं और हर डिवीजन में क्या होता है, अलग वर्क परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जब मल्टीपल डिविजन्स होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, तो उनके प्रॉफिट और लॉस हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट ही हमें ये बताएंगे कि टोटल बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हम ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो डिपार्टमेंट है ना, कि उसकी जो अर्निंग है वो प्रॉफिट में हो रही है, यानी कौन सा डिपार्टमेंट है जो अर्निंग में चल रहा है यानी कि प्रॉफिट में चल रहा है, और ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो लॉस में चल रहा है। तो इसके लिए हमें डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनाना जरूरी होता है, जिससे पता चल जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से डिपार्टमेंट तो प्रॉफिट में है और कौन कौन से डिपार्टमेंट लॉस में चल रहे हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबके सेपरेट अकाउंट बना के चलेंगे। ठीक है, और एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में हम क्या करेंगे, सेपरेट प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करेंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता लगा के चलेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव्स नंबर 1, टू नो द सेपरेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रॉफिट पता चल जाएगा, अलग अलग लॉस पता चल जाएगा। टू रिव्यू द कंपैरेटिव एफिशिएंसी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट की हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बेटर है, कौन से डिपार्टमेंट की पुअर है। ठीक है, हम फ्यूचर पॉलिसी इजीली बना सकते हैं, तो जिसकी एफिशिएंसी डाउन होगी उसके लिए फ्यूचर में हम क्या करेंगे, रेमेडियल पॉलिसीज बना के चलेंगे, और जिनकी एफिशिएंसी बहुत बेस्ट चल रही है, बेटर पोजीशन में है, तो उनको मेंटेन करने के लिए पॉलिसी बना के चलेंगे। ठीक है, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग हमें सेल्स पता चल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा हर डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो कितना हो रहा है, और अगर जरूरी है तो हम उन्हें कंट्रोल भी करेंगे। ठीक है, और जिन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज बेटर वर्क करेंगे हम उन्हें क्या करेंगे, अवार्ड भी देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अलग अलग क्या करना होता है, इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है। इसके लिए हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बना के चलते हैं। अब ये कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए एक इलस्ट्रेशन आपके सामने है। ये इलस्ट्रेशन है, जैसे कंपनी है राज कंपनी, उसके 3 डिपार्टमेंट है। वो 3 डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, अपने डील करते हैं कॉटन में, वुलन में और पॉलिस्टर में। और कुछ पर्टिकुलर हमें दिया हुआ है 2019-20 के। देखो, तीनों डिपार्टमेंट हैं, तीनों डिपार्टमेंट के हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। तो यहां पर अगर आप एक चीज नोट करोगे तो यहां पर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज और सेल्स, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। यानी कॉटन का इंफॉर्मेशन अलग है, वुलन का अलग है, पॉलिस्टर का अलग है, हर डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन अलग अलग है। यानी ये वो इनकम और एक्सपेंडिचर हैं जो एलोकेबल हैं और हम डिपार्टमेंट के हिसाब से उनको अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी क्वेश्चन में वो 3 टाइप्स की मिलेगी। ठीक है, एक तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स मिलेंगे, जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होंगे, इनकम एक्सपेंडिचर आपके होंगे डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग। एक ऐसे एक्सपेंडिचर होंगे जो होते तो लमसम में है, लेकिन उनको डिपार्टमेंट वाइज पर्टिकुलर किसी रेशियो में एलोकेट किया जा सकता है। और कुछ इन एक्सपेंडिचर ऐसे मिलेंगे जिनको हम डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट नहीं कर सकते। तो 3 टाइप के एक्सपेंडिचर आपके पास होंगे, डायरेक्ट होगा, एलोकेबल होगा और एक नॉन एलोकेबल होगा। तो जो डिपार्टमेंट वाइज आप अलग अलग देख रहे हो, जो ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज सेल्स है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के दिए हुए हैं, ये सब डायरेक्ट कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा कुछ एक्सपेंडिचर हमें दिए हुए हैं अदर एक्सपेंडिचर, जैसे रेंट और टैक्स दिया हुआ है 15,000, इसको हम स्पेस के रेशियो में 2:1 में डिवाइड कर लेंगे। सैलरी को हम डिवाइड कर लेंगे 6:3:1 में। एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई रेशियो दिया हुआ नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का मेन पर्पस होता है सेल्स को इंक्रीज करना, तो हम सेल्स के रेशियो में क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जनरल एक्सपेंडिचर को हम इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर भी आपको मिलेगा कि कॉटन ने वुलन को और पॉलिस्टर को कितना कितना सेल किया है, ऐसे वुलन ने कॉटन पॉलिस्टर को कितना कितना सेल किया है, ऐसे पॉलिस्टर ने कॉटन वुलन को कितना सेल किया है। और नीचे दिया हुआ है आपको प्रिपेयर करना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
और आपको नेट प्रॉफिट भी बताना है आफ्टर प्रोवाइडिंग 25,000 रुपीज फॉर जनरल रिजर्व एंड पेइंग 11,500 फॉर इनकम टैक्स। तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स और जनरल रिजर्व है ये नॉन एलोकेबल एक्सपेंडिचर हैं, जिनको हम डिपार्टमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि इनको डिपार्टमेंट के हिसाब से पे नहीं किया जाता, इनको ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पे किया जाएगा। तो 3 टाइप की इंफॉर्मेशन हमारे पास हो चुकी है। जिन बिल्कुल लास्ट में है नॉन एलोकेबल, जो पर्टिकुलर किसी रेशियो में हम डिवाइड कर सकते हैं एलोकेबल, और अगर कोई पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट कैटेगरी। अब सॉल्यूशन के लिए फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो ऊपर ही ऊपर आपको टाइटल डालना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, और 2 साइड होते हैं हमारे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। लेफ्ट में अपना DR हो जाएगा पर्टिकुलर के साथ कॉटन वुलन पॉलिस्टर, और वैसे ही राइट में हो जाएगा पर्टिकुलर के साथ कॉटन वुलन और पॉलिस्टर। अब क्या करना है, अब यहाँ पर आपको एंट्री करनी है, जो हम ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाते थे बिल्कुल उसी के हिसाब से हमें एंट्री करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले याद होगा कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते चलते हैं। तो कॉटन का ओपनिंग स्टॉक 15,000 दिया हुआ है, ये एज इट इज आ जाएगा। 7,500 हमें वुलन का दिया हुआ है, 4,500 हमें पॉलिस्टर का दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो क्रेडिट में आता है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक पहले हमें सेल्स के लिए जगह छोड़ना होगा। क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है 4,500, उसके बाद हमें दिया हुआ है 3,000 और हमें दिया हुआ 1,500 पॉलिस्टर के लिए। फिर परचेज की अगर हम बात करें तो परचेज आ जाएगा अपना डेबिट साइड, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स होंगे वो हमारे डेबिट में आएंगे। तो टू परचेज हमारे पास आ जाएगा 1,50,000, 1,20,000 और 90,000। इसी तरीके से सेल्स हम बाय में लिख देंगे, बाय सेल्स, ठीक है, 3 लाख रुपीज, 2,25,000 वुलन का दिया हुआ है और 1,50,000 हमें पॉलिस्टर का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके अलावा एक ट्रांजेक्शन हमें और नीचे दिया हुआ है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। ये होता क्या है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का मतलब एक डिपार्टमेंट ने सेल किया दूसरे डिपार्टमेंट को, तो होता तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको शो तो करना है, लेकिन ओवरऑल नेट प्रॉफिट में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट वाइज ट्रांसफर हो रहा है, ये कस्टमर के पास ट्रांसफर नहीं है। तो फ्रॉम कॉटन का मतलब है कि यहाँ पर कॉटन से बेचा गया है, यानी कॉटन यहाँ पर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है। तो जब अगर कॉटन सेल करेगा तो बाय में लिखूंगा मैं, बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो कॉटन ने टोटल सेल्स कितना किया वो हम ऐड कर लेते हैं। तो वुलन को इसने सेल किया है 15,000 का और पॉलिस्टर को सेल किया है इसने 7,500 का, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 22,500। तो 22,500 कॉटन की सेल्स में हम लिख देंगे यहाँ पे। इसी तरीके से वुलन की सेल्स भी हम काउंट कर सकते हैं। वुलन ने कितना सेल किया है, तो वुलन ने टोटल सेल्स किया है कॉटन को तो 9,000 और पॉलिस्टर को 4,500। तो 9,000 और 4,500 वुलन की जो टोटल सेल्स हो गई वो हो गई हमारी 13,500। ऐसे पॉलिस्टर की अगर हम सेल्स की बात करें फ्रॉम पॉलिस्टर, तो पॉलिस्टर यहाँ पे सेलर है, कॉटन को उसने सेल किया है 4,500 और वुलन को कोई गुड सेल नहीं किया है, तो पॉलिस्टर में आ जाएगा 4,500। तो ये हमने लिया है फ्रॉम का मतलब जो जिसने सेल किया, तो ये सेलर्स थे। अब अगर हम टू की बात करें तो उन्होंने परचेज भी किया है, तो परचेज के साथ वो डेबिट में आएंगे टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स। तो कॉटन ने कितना परचेज किया, तो अब हमें टू देखना है। तो टू कॉटन यानी 9,000 उसने वुलन से लिया और 4,500 4,500 उसने पॉलिस्टर से लिया है। तो 9,000 और 4,500 टोटल मिला के 13,500 कॉटन ने बाकी दोनों डिपार्टमेंट से परचेज किया है। इसके बाद अगर वुलन की बात करें तो टू वुलन देखना है हमें। तो वुलन ने पहले लिया है 15,000 का कॉटन से और पॉलिस्टर से इसने नहीं लिया है, तो टोटल परचेज ही 15,000 हो गया इसका। ऐसे पॉलिस्टर की बात करेंगे तो टू पॉलिस्टर अगर हम देखेंगे तो पॉलिस्टर ने कॉटन से लिया है 7,500 और वुलन से लिया है 4,500, दोनों को ऐड करेंगे तो 12,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद
अब डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेने के लिए एक लाइन छोड़ के अपन टोटल लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अपना टोटल आ जाएगा दोनों तरफ। तो टोटल सबसे पहले अगर हम देखें कॉटन का, तो कॉटन का टोटल अपने पास दिया हुआ है, डेबिट में तो टोटल दिया हुआ है 15,150 और 13,500। तो तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 178,500। जबकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट ही हम लेंगे। तो 3 लाख और 27,000, 3,27,000 इसका टोटल आ जाएगा। वुलन का भी क्रेडिट का ही ज्यादा है, तीनों वैल्यूज को जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 2,41,500। और पॉलिस्टर को अगर हम ऐड करेंगे तो 1,56,000 टोटल आ जाएगा। यही सेम टोटल जो है अपने डेबिट में आना चाहिए। और जो बैलेंसिंग फिगर होगा ट्रेडिंग अकाउंट का, उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। तो 3,27,000 में से आप इन तीनों वैल्यू को लेस कर दीजिए, जो वैल्यू बचेगी वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। यानी यहां पर आपके आ जाएगा 1,48,500। ऐसे 241,500 में से आप लेस कर दोगे इन तीनों वैल्यूज को, तो आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो 19,000 का आ जाएगा। और ऐसे ही 156,000 में आप 4500, 90 और 12,000 को आप लेस कर देंगे तो आपके पास 49,500 का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये तो है अपना ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट से जब हम P&L अकाउंट में आगे बढ़ते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट अपना शिफ्ट हो जाता है डेबिट से क्रेडिट। तो 148,500, 99,000 और 49,500 ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो P&L अकाउंट है, P&L अकाउंट में हम उन एक्सपेंडिचर्स को लेंगे जो एलोकेबल हैं, यानी जिनको हम पर्टिकुलर किसी रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रेंट और टैक्स है, तो रेंट एंड टैक्सेस को ले लीजिए। टू रेंट एंड टैक्सेस, तो रेंट एंड टैक्सेस टोटल दिया हुआ है आपके पास 15,000, 15,000, और 15,000 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो 2/4, 1/4, 1/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 7,500 तो आ जाएगा कॉटन के लिए, और 3,750 आ जाएगा वुलन और पॉलिस्टर के लिए। 2:1:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से रेंट की अगर हम बात करें, रेंट के बाद अपने पास आ जाएगा सैलरीज। तो सैलरीज जो टोटल है वो 30,000 है। 30,000 का रेशियो हमें दिया हुआ है 6:3:1। तो 6/10, 3/10, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 18,000, 9,000 और 3,000, ठीक है। तो ये अपना 30,000 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सैलरी के बाद हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट टोटल 33,750 है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेल्स के रेशियो में, और यहां पर जो सेल्स का रेशियो हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है सेल्स, यहां पर आप देख सकते हो 3,02,25 और 1,50। तो अगर हम इसका रेशियो निकालें तो देखते हैं एक बार क्या रेशियो आएगा इसका। ये एडवर्टाइजमेंट के साथ ही हम निकाल लेते हैं। तो 3,3,0 तो पहले कट कर देंगे, तो 300:225:150 का रेशियो आ जाएगा। और अगर इसको सोल्व आउट करें तो हम इसको 25 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 12:9:6 हो जाएगा। और भी अगर हम इसको कट करें तो 3 से कट कर सकते हैं, तो 4:3:2। तो फाइनल रेशियो आ जाएगा 4:3:2 एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो 33,750 को 33,750 को 4:3:2 में आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, 33,750 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 4 से, डिवाइड कर देंगे 9 से, टोटल 9 हो जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, या एक बार एक काम करते हैं, पहले इसको 9 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 3,750। तो अब इसको केवल मल्टीप्लाई करना है अपने को 4, 3 और 2 से। तो 3,750 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,250 आ जाएगा, और अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,500 आ जाएगा। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है जनरल एक्सपेंसेस।
तो जनरल एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं 11,250 के, और इसको हमें डिवाइड करना है इक्वल रेशियो में। तो 11,350 में डिवाइड बाय 3 कर दो। 11,250 को डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, आपका इक्वल अमाउंट आ जाएगा 3750। तो तीनों डिपार्टमेंट को 3750 दे दिया जाएगा। ठीक है, ये जितने भी एलोकेबल हैं वो सब हम यहाँ पे नोट कर चुके हैं, एक लाइन छोड़ के। अब इसका टोटल लगाना है, दोनों साइड का हम टोटल लगाएंगे। तो टोटल देखेंगे तो यहां पर आप देखोगे तो टोटल यहां पर भी आपका क्रेडिट का ही ज्यादा है। तो पहले क्रेडिट वाला टोटल आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और यही टोटल जो है वो आपका डेबिट में भी आना चाहिए। ठीक है, और जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका हो जाएगा नेट प्रॉफिट। तो 148,500 में आप लेस कर दीजिए 7,500, 18,000, 15,000 और 3,750। तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो 1,04,250 बचेगा। ऐसे 99 में अगर ऊपर की हम चारों वैल्यू को लेस कर देंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा 71,250। और इसी तरीके से 49,500 में अगर ऊपर की चारों वैल्यू हम लेस कर देंगे तो 31,500 का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये तो है ट्रेडिंग और पी&एल बनाने का प्रोसेस। अब इसके बाद जो बात होती है वो जनरल पी&एल की बात होती है कि जब हमें क्वेश्चन में क्या बनाना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन में हमें जनरल पी&एल अकाउंट भी बना के चलना पड़ेगा। तो जब जनरल पी&एल अकाउंट हम बनाएंगे तो जनरल पी&एल अकाउंट में सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले क्रेडिट साइड, सबसे पहले क्रेडिट साइड आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट्स ऑफ। तो जो अपना प्रॉफिट था वो सबसे पहले आपको यहां पे लिखना है कॉटन का, वुलन का और पॉलिस्टर का। ठीक है, तो कॉटन का प्रॉफिट कितना है वो देख लेते हैं एक बार। तो कॉटन का प्रॉफिट हमारे पास है 1,04,250, वुलन का हमारे पास है 71,250 और पॉलिस्टर का है 31,500 एज पर पी&एल अकाउंट, ये वाला जो हमें निकाला हुआ है। टोटल बाहर आ जाएगा 2,07,000। डेबिट में हमें उन एक्सपेंडिचर्स को लिखना है जो नॉन एलोकेबल है। जनरल पी&एल में हम उन्हीं को लिखेंगे जो नॉन एलोकेबल है। तो नॉन एलोकेबल एक्सपेंडिचर में सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था एक तो जनरल रिजर्व 25,000 का हमें दिया हुआ था जनरल रिजर्व, और 11,500 का दिया हुआ था इनकम टैक्स। तो जनरल रिजर्व आ गया अपना 25,000 रुपए का, और टू इनकम टैक्स अपना पे हो गया 11,500 रुपए का। ये वो एक्सपेंडिचर है जो ऑर्गेनाइजेशन पे करेगा, इसलिए वो जनरल पी&एल यानी कि जब तीनों डिपार्टमेंट का कंबाइन आ जाएगा डेटा तो उस कंबाइंड नेट प्रॉफिट में से ही क्या किया जाएगा, ये पे किया जाएगा। अब जो नेट प्रॉफिट बचेगा, फाइनली जो नेट प्रॉफिट बचेगा उससे हम क्या कर देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट में क्या कर देंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो टोटल जो हमारा आ रहा है वो 2,07,000 आ रहा है, और 2,07,000 में से 25,000 और 11,500 दोनों पे करने के बाद जो 1,70,500 रुपए बचेगा वो हम पी&एल से बैलेंस शीट में शिफ्ट कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर है पी&एल और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का, और साथ में जनरल पी&एल, जब तीनों को हम कंबाइन कर देंगे। एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन के साथ हम ये भी देखेंगे कि लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो रहा है, जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर होगा यानी ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट को, या बी जो है वो ए डिपार्टमेंट को जब भी माल सेल करेंगे वो सेलिंग होगी, वो ट्रांसफर होगा सेलिंग प्राइस पे। ऑल इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स आर एट सेलिंग प्राइस, वो सब किस पे होंगे, सेलिंग प्राइस पर होंगे। यानी लास्ट क्वेश्चन में क्या था,
जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को अपना गुड्स दे रहा था तो वो कॉस्ट प्राइस पे था, वहां पर प्रॉफिट की कोई बात नहीं थी। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में क्या है कि जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स देगा तो वो सेलिंग प्राइस पे देगा, तो इसका मतलब वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे देगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन ने वो प्रॉफिट कमा लिया। ऑर्गेनाइजेशन वो प्रॉफिट तभी अर्न करेगा जब उसे वो आउटर कंज्यूमर को, कस्टमर को सेल करेगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट के पास अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है, यानी ऐसा कोई अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है जो उसने डिपार्टमेंट से लिया है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऐड हुआ होगा जो उसने परचेज्ड डिपार्टमेंट से लिया होगा। तो परचेज डिपार्टमेंट ने जो प्रॉफिट लिया होगा, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हमें ये देखना होगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है हमें उसको अलग करना पड़ेगा, जिसे हम बोलेंगे स्टॉक रिजर्व। तो यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं, यू हैव टू प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग June 30, 2020 आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो डिपार्टमेंट ए और बी दो दिए हुए हैं हमें, स्टॉक हमें 1 जुलाई 2019 को दिया हुआ है, तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारे पास 35,000 और 28,000। स्टॉक हमें दिया हुआ है 30 जून 2020 को 70,000 और 140। इसी तरीके से परचेज दोनों का दिया हुआ है, सेल्स दोनों का दिया हुआ है। तो यानी ये तो वो है जो डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग दिए हुए हैं, तो ये तो अपने डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो गए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं यहाँ पे 87,500। ठीक है, 87,500 हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं जो पर्टिकुलर रेशियो में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, जो कि सेल्स रेशियो होगा। वैसे अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर या वेजेस होता तो वेजेस के रेशियो में डिवाइड होता है, अगर वेजेस गिवन नहीं है तो फिर सेल्स के रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो जो क्लोजिंग स्टॉक ए के पास है उसमें इंक्लूड है 14,000 का ऐसा स्टॉक जो उसने बी से लिया है, और ऐसे ही जो बी के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है 21,000 का वो ए से लिया हुआ है। और इन द सेम वे स्टॉक ऑफ द बोथ डिपार्टमेंट ऑन जुलाई 1st 19, यानी कि ओपनिंग स्टॉक includes goods of 7,000 and 10,500 respectively received from the department से। तो यानी कि वही बी से लिया हुआ ए में इंक्लूड है 7,000 का, और ए से लिया हुआ बी के पास जो इंक्लूड है वो 10,500 का है। ग्रॉस प्रॉफिट की रेट जो है वो पूरे साल भर सेम रहती है, और जो इंटर डिपार्टमेंट है वो ट्रांसफर वो किस पर है, सेलिंग प्राइस पर है। इसीलिए हम क्या करेंगे, उस प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। अगर ये सेलिंग प्राइस पे ना होके परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस पे होते हैं तो फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना ही बचे हमें उससे कोई मीनिंग नहीं होता, कोई अलग से कैलकुलेशन नहीं करना होता। तो सबसे पहले फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट में सबसे पहले हम ले लेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक 35,000 और 28,000 दोनों ले लेंगे। ऐसे डेबिट में हम ले लेंगे परचेज। परचेज हमें दिया हुआ है 4,55,000 और 6,37,000। इसी तरीके से बाय सेल्स हमें दिया हुआ है यहाँ पे 7 लाख और 10,50,000। क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक वैसे तो हमें दिया हुआ है 70,000 और 1,40,000, लेकिन नीचे इसने ये बोला है कि जो 70 और 140 है उसमें 14,000 और 21,000 का ए और बी के पास क्या है, इंटर डिपार्टमेंट वाला गुड्स इंक्लूड है। तो अगर वो 14 और 21 वाला इंक्लूड इस क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है तो उसमें जो प्रॉफिट ऐड किया होगा, यानी ए के पास जो माल है वो बी ने प्रॉफिट ऐड किया होगा, और बी के पास जो माल है, गुड्स है, वो ए ने प्रॉफिट क्या किया होगा, ऐड किया होगा। तो वो प्रॉफिट कंपनी ने अर्न नहीं किया है क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक में है। तो ये वाला प्रॉफिट जो है वो अभी ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होके आएगा, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट से वो जाएगा नेट प्रॉफिट में। तो हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा अपना टोटल से, तो दोनों तरफ का टोटल हम निकालेंगे। तो इस तरफ का टोटल आ गया 7,70,000 और 11,90,000। यही टोटल अपना डेबिट में हो जाएगा 770 और 11,90,000। बैलेंसिंग फिगर जो बचेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा
तो 770 में से दोनों वैल्यू लेस करेंगे तो 2,80,000 का तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है ए का, और 5,25,000 का बी का। इसी तरीके से जो बाय में शिफ्ट होगा ग्रॉस प्रॉफिट सेम 280 और 5,25,000, और इसमें एडजस्ट हो जाएगा अपना टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा टोटल दिया हुआ है 87,500 का। इस 87,500 को सेल्स के रेशियो में आप डिवाइड कर दीजिए। सेल्स आपका दिया हुआ है 7 लाख और 1050, तो 7 लाख और 1050 का एक बार अपन रेशियो निकाल लेते हैं। तो 7 लाख इज टू 1050, तो यहां पर हम देख सकते हैं 440 कॉमन है, तो 440 हम पहले ही हटा देंगे। तो 40 हटाने के बाद रह जाएगा 70 और 105। तो 70 और 105 में हम 35 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2:3 का रेशियो आ जाएगा। तो 2:3 में आप डिवाइड कर दीजिए 87,500 को इंटू 2/5 और 87,500 को मल्टीप्लाई बाय 3/5। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 35,000 और 3/5 से आपका आंसर आ जाएगा 52,500। तो ये हम लिख देंगे P&L अकाउंट के डेबिट में। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया अपना 35,000 और 52,500। इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसे हम कह देंगे नेट प्रॉफिट, और नीचे आ जाएगा टोटल। टोटल आ गया अपना ग्रॉस प्रॉफिट वाला ही आएगा 280 और 5,25,000। यहां पर भी 2,80,000 और 5,25,000। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर तो 280 में से आप 35 लेस कर दीजिए, तो 2,45,000 का नेट प्रॉफिट आ गया ए का। ऐसे 525 में से 52,500 आप लेस कर दीजिए, तो 4,72,500 का नेट प्रॉफिट आ गया। ये दोनों जो नेट प्रॉफिट है वो हम शिफ्ट कर देंगे जनरल P&L में। तो बाय प्रॉफिट ऑफ, तो डिपार्टमेंट ए का तो हमें निकल गया हमारा 2,45,000 और डिपार्टमेंट बी का निकल गया 4,72,500। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास आ गया 7,17,500। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अगर ये इंटर डिपार्टमेंट जो ऑन सेलिंग प्राइस है ये नहीं होता तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ऑलमोस्ट एंड है। लेकिन यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा। स्टॉक रिजर्व बोल दो या फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बोल दो। ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब ही यही है कि जब डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को गुड्स सेल किया होगा सेलिंग प्राइस पे, तो ए ने कोई ना कोई प्रॉफिट अर्न किया होगा। अब बी ने उस माल को जो है वो आगे कस्टमर को सेल नहीं किया, तो वो बी के क्लोजिंग स्टॉक में ऐड है। तो बी के क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा तो वो ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होगा। वो प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट से वो आएगा नेट प्रॉफिट में, और जो वो प्रॉफिट जो है वो कंपनी ने अर्न नहीं किया है, इसीलिए उसको बोलेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो यहां पर दोनों डिपार्टमेंट ने क्या किया है, एक दूसरे को सेल किया है। तो डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी दोनों का स्टॉक रिजर्व यहाँ पे कैलकुलेट होगा। इसके लिए एक वर्किंग नोट देखेंगे। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले अगर अपन डिपार्टमेंट ए की बात करें तो आपको एक क्या करना होगा, डिपार्टमेंट ए का जो स्टॉक रिजर्व होगा इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा। जो क्लोजिंग स्टॉक है ऑफ ए उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट ऑफ जीपी से ऑफ बी। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ए के पास है तो ए ने परचेस किया होगा, तो सेल किया होगा बी ने, तो बी का प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा ए के क्लोजिंग स्टॉक में। ठीक है, और उसमें से आप माइनस कर देना ओपनिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीपी ऑफ बी। क्यों? क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक वाला है वो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डेबिट में इंक्लूड कर चुके हैं।
तो वो तो माइनस हो जाएगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक वाला जो है वो ऐड होगा इस बार। तो क्लोजिंग में से ओपनिंग वाला आप एडजस्ट करके फिर जो वैल्यू आएगी उसको अपन स्टॉक रिजर्व बोल के चलेंगे। तो यहां पर अगर हम कैलकुलेट करें तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है हमें ए का 14,000 14,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जीपी किसका निकालना पड़ेगा, बी का। तो एक बार हमें बी का जीपी भी निकालना होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ बी, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बी का 525 5,25,000 और सेल्स हमें दे रखी है 1050। तो 5,25,000 10,50,000 का कितना परसेंट है, तो ये जस्ट हाफ है तो 50% है। तो यहां पर हम रेट ले लेंगे 50%। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। तो स्टार्टिंग वाला गुड्स था 7,000, तो 7,000 ओपनिंग में इंक्लूड है, 50% इसका ले लेंगे। तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14,000 का 50% यानी कि 7,000, 7,000 का 50% 3,500, तो कंप्लीट वैल्यू आ गई 3,500। तो ए डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में 3,500 का ऐसा प्रॉफिट है जो हमारे प्रॉफिट में इंक्लूड हुआ है पर वो कंपनी ने नहीं कमाया। सेम पैटर्न पे हम क्या करेंगे, बी का निकालेंगे, ठीक है, डिपार्टमेंट बी का निकालेंगे। तो डिपार्टमेंट बी का जो स्टॉक रिजर्व होगा उसका भी सेम फॉर्मूला यही होगा, सेम फॉर्मूला आपको लगाना है। बस यहां पर चेंज क्या हो जाएगा, जो क्लोजिंग स्टॉक ए की जगह बी का हो जाएगा और प्रॉफिट जो है वो ए का हो जाएगा, क्योंकि इस बार जो स्टॉक है वो किसका है, बी का। तो बी ने परचेस किया होगा तो सेल किया होगा ए ने, तो सेलर ही प्रॉफिट ऐड करेगा, तो ए का प्रॉफिट इसमें इंक्लूड होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक बी के पास था 21,000 का, इनटू अगर अपन बात करें जीपी की तो बी का जीपी भी हम निकाल लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ ए। तो ए का प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है 2,80,000 280 और सेल्स दे रखी है 7 लाख। तो 2,80,000 की ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 7 लाख की सेल्स पे, तो 40% का रेट इसका है। तो 21,000 का हम निकालेंगे 40%, माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है आई थिंक 10,500, क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, 10,500 बी का है, इसका भी 40%। तो फाइनल हो गया ये अपना 21,000 का 40% हो जाएगा 8,400 और 10,500 का 41 हो जाएगा 4,200। तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 4,200। तो 4,200 डिपार्टमेंट बी की वैल्यू हमारे पास हो गई। तो इन दोनों को लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो ट्रांसफर होगा अपना बैलेंस शीट में। तो 7,17,500 का टोटल प्रॉफिट है, इसमें से 3,500 और 4,200 को आप लेस कर दीजिए जो प्रॉफिट कंपनी ने अर्न नहीं किया, और 7,09,800 जो है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर इंटर डिपार्टमेंट में अगर प्रॉफिट का केस आता है तो उसको इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा।